Assalamualaikum, good morning. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. It's a brand new week और आपको पता है PSL तो चल ही रहा है which is really entertaining everybody. Weekend हो या कोई भी दिन हो, दो मैचेस हो रहे हैं, किसी दिन एक भी हो रहा है और किसी ना किसी की टीम तो जीती रही होती है। और दूसरा मैच ऑल्दो बहुत लेट होता है, लेकिन कल जो मैच हुआ है ना उसमें लाहौर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे जीतते जीतते हार गया है। बिल्कुल। और आपको जिस तरह मैंने बताया, ये मेरे घर में तो डिविजन्स हैं, लाहौर की साइड पे भी ऑब्वियसली लोग हैं और इस्लामाबाद की साइड पे तो है ही हैं। वैसे तो कोई भी जीत जाए इट्स अ सेलिब्रेशन, बट इस्लामाबाद अच्छा, ऑल्दो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट इन डिटेल लेटर, लेकिन आज जब सुबह उठे हैं हम तो ऐसा जबरदस्त मौसम है। कराची में वैसे कल रात से ही कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की इत्तलात थी, लेकिन हम जहां रहते हैं वहां नहीं हो रही थी। लेकिन आज सुबह तो बिल्कुल आसमान ने ऐसे बादलों की चादर सी ओढ़ी हुई है और बस अभी बरसे और अभी बरसे ये वाला माहौल है। लेकिन साथ साथ धड़का और दिल में डर भी है कि इतने ज़्यादा ना बरस जाएं कि वो हाल हो जाए जो पिछले साल हुआ था। और सच बात ये मैंने टिश्यू इसलिए उठाया और बार बार, क्योंकि ये वो वाला मौसम है कि वो ठंडा और गर्मी का बहुत ज़्यादा आपको जो फीलिंग होती है व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द AC, तो हबस भी होती है लेकिन हवा भी चल रही होती है, तो नज़ला एकदम से आई डोंट नो, सुबह सुबह मुझे अच्छा। और मैं सोच रहा था कि मैं गाड़ी लेके आऊँ ना लेके आऊँ। पिछली दफ़ा आपको पता है मैं गाड़ी लेके आया था और 3 दिन के लिए गाड़ी फंस गई थी यहाँ पे, और जाहिर है आपको पता ही है पूरा कराची डूब गया था और हम बड़ी मुश्किलों से घर पहुंचे थे। लेकिन लेट्स होप इस दफ़ा जो इंतजामात किए गए हैं उसमें वो हशर ना हो। ऑल्दो मॉनसून का तो ये कहा गया है कि पिछले साल से ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं इस दफ़ा, डराया जा रहा है, वॉर्न किया जा रहा है। लेकिन हाउ कैन वी फॉरगेट टू मेंशन जो वीकेंड पे इस्लामाबाद में बारिश हुई है, बारिश का एक थंडर स्टॉर्म, एक हेल स्टॉर्म, ओले जो थे अब्दुल्ला, वो जो लोगों ने तस्वीरें लगाई हुई थी सोशल मीडिया पे तो भरे थे, इतने बड़े बड़े गाड़ियों के शीशे टूटे, पार्क जो गाड़ियाँ होती है वो एक दफ़ा याद है हम हॉलीवुड में देखते थे वो ओवरनाइट वेदर चेंजेस होते थे एंड एवरीथिंग। चलो ओवरनाइट नहीं, लेकिन ये वेदर चेंजेस की बहुत बड़ी इंडिकेशन है ये। एक्चुअली ओले जो है ना कराची में तो शायद नहीं एहसास होगा आपको, लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद और गिरदुनवा में ओले आपकी पर्टिकुलरली गाड़ियों वगैरह को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे है, मेरी एक गाड़ी खड़ी रही, इसी तरह ओले पड़ते रहे और मेरे पास अपेरेंटली मैं कहीं मौजूद था और जगह नहीं थी उसको किसी शेडेड एरिया में पार्क करने के लिए। हम पूरी गाड़ी पे छोटे छोटे पिंपल्स नहीं होते, वो पूरी गाड़ी ऐसी हो गई। तो ये तो आप आई डोंट नो कब की बात करें, लेकिन अब वो ओले का साइज भी वो एक पूरा ईंट जितना ओला हो चुका है, मतलब वेरी बिग ओला। तो पीपल कैन एक्चुअली उसके वो स्नोमैन, आपको पता है एक लफ्ज पंजाबी में भी होता है ओला। ओला? हाँ वो ओला? नहीं ओला वो तो होता ही है, वो तो स्ट्रिंग्स का कोई गाना आपको याद ही आ रहा है। ओला मतलब है कि पर्दा जिसे कहते हैं ना, ओला, वो भी होता है। हाँ, पर्दा रखना। ये इस्लामाबाद की बारिश तो दिस एंड ओलाज, ये जो बाय द वे तो चलो गिर के आपको छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन पीपल हैड एक्चुअली पुट अप पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑन सोशल मीडिया जिसमें इतने बड़े बड़े थे गोल। अच्छा, हमने एक और बात भी करनी थी, मेरा ख्याल है कि वो अगले घंटे के शुरू में कर लेंगे क्योंकि बात तवील हो जाएगी। और अभी हमने आगे भी जाना है। All right, जी, we're going to talk about all these things and other things in detail। लेकिन आपको पता है कि ये भी हमने क्विकली आपको बताना है कि ऑल्दो हम तीसरी वेव में बहुत नीचे नंबर्स पे आ गए हैं इन कोरोना वायरस, लेकिन चौथी वेव का खदशा भी खुदा न खास्ता जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, बाय द वे कल ऐसी एक स्टेटमेंट भी आई है, चौथी वेव का जिक्र जो है वो सिंध हेल्थ मिनिस्टर ने टेंशन ही हो गई थी, थोड़ी टेंशन हमें इसलिए हो गई थी बिकॉज हमें अगेन एक दफ़ा फिर ये फील होना स्टार्ट हो गया कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। और उसका पता इस तरह चलता है कि नंबर्स जो होते हैं, फिगर्स जो हमें बताए जाते हैं NCOC की तरफ से जो डेटा कलेक्ट होता है, फिगर्स आते हैं तो वो ज़रा कम होते जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो अभी इट्स ऑल देयर, इट्स वेरी मच देयर, ख़त्म कुछ नहीं हुआ लेकिन कम हो गया है। सो इट मेक्स यू फील कि वैक्सीनेशन भी साथ चल रही है, थिंग्स आर बेटर। हाउएवर जब कल हेल्थ मिनिस्टर का ये कहना था कि वी हैव टू बी रेडी फॉर फोर्थ वेव जो हो सकता है, तो फिर एकदम से आया याद कि ये अच्छा जी, अब जरा आपको पता है बजट पेश किया गया है जुमे वाले दिन और उसके बाद बजट पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है वफाकी वजीर खजाना ने। तो आपको बताना हमने ये है, क्विक एक ओवरव्यू देंगे। नए माली साल का बजट पेश करने के साथ साथ महंगाई में मुतवक्के इजाफे से भी खबरदार कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से। वजीर खजाना शौकत तरीन वाजे कर चुके हैं कि 1.5 माह तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब बढ़ानी पड़ेंगी। और पेट्रोलियम लेवे के बारे में कहा जा रहा है कि वो 20 रुपए तक ले जाने का इंदिया दिया गया है और अगले 1-2 माह में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं।
आपने पीडीएल की जो बात की है ये बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की है कि अगर 600 अरब रुपये हमने इकट्ठा करना है तो हमें हमारे इस वक्त जो पड़ा हुआ है 8-10 रुपया पड़ा होगा, ठीक है, तो वो इसको तो 25-30 रुपये तक जाना पड़ेगा ना। तो ये हम उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जब जिसकी हमारा ख्याल है कि ये सैंक्शन जैसे ही ये ईरान से जो लिफ्ट होंगी तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और ये प्राइसेस यहाँ नहीं रहेंगी, ये नीचे आएंगी। और ये तो आपको पता ही है कि मौजूदा हुकूमत माजी में महंगाई के खात्मे के अज़म का बार बार इजहार करती रही है। सुन ले ज़रा। और एक्टिवली काम करने के लिए मेरा ख्याल है जो बात पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, हमारा ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम महंगाई को किस तरह कंट्रोल करें। आम लोग जो सारिफ है, ख़ास तौर पर 10-11 आइटम जो कि ज़रूरी हैं, जो बुनियादी ज़रूरत है, उनकी कीमतों पर हमें कंट्रोल रखनी होगी। जनरल पब्लिक भी नाराज़ है हमसे। बेपनाह इस्लाहात, बेपनाह मेहनत और कोशिश के बावजूद, और जो इकनॉमिक क्राइसिस था, जो महंगाई थी, जो बेरोज़गारी थी और जो मतलब खामियां, कोताहियाँ, गलतियाँ में थी। और वफाकी बजट में बज़ाहिर महंगाई कम करना हुकूमत का पहला हदफ हमें नज़र नहीं आया। हुकूमत बार बार आम आदमी की कुव्वते खरीद में इजाफे का साथ साथ दावा कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक महंगाई के साथ साथ लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, ये जरा सुनिए। ये बड़ी समझने वाली बात है, जरा आपको अगर समझ आए तो प्लीज हमें भी लिख दें। सुनिएगा। कोरोना के बावजूद हमारे यहाँ महंगाई की शरह दुनिया से बहुत कम रही। जहाँ दुनिया में 40 से 50% खाने पीने की अशिया महंगी हुई, पाकिस्तान में ये शरह सिर्फ 27% रही। और उसके बाद पाकिस्तान की जो शरह आमदनी में इजाफा है वो 37% था। महंगाई में इजाफा 27% था, लेकिन फ़ीकस आमदनी में इजाफा जो है वो 36.7% है। और आपको बताएं कि हुकूमत ने अगले माली साल के लिए माशी तरक्की का हदफ 4.8% रखा है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं मिनी बजट नहीं लाएंगे, लेकिन मौजूद बजट के साथ तमाम टारगेट्स पूरे होना ऑब्वियसली मुश्किल है। हुकूमत को चाहते ना चाहते चीज़ें महंगी करना पड़ेंगी, और इसीलिए हमें ये भी लग रहा है कि वो पेट्रोल बम जिसका जिक्र काफ़ी देर से हो रहा है वो भी आने वाला है। अच्छा, अब हुकूमत जो है ना वो इस बारे में वज़ीर ख़जाना पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी तो बढ़ानी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 5-6 रुपये है, 20 रुपये तक लेके जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंतज़ार करेंगे यूएस की ईरान पे सैंक्शंस कम हों, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कुछ नीचे आएँ तो उसका असर आवाम पर उतना ना पड़े जितना डायरेक्टली 20 रुपये बढ़ाने से फ़ौरन पड़ेगा। एज इन पर लीटर 20 रुपये सोचा जा रहा है, ऑलमोस्ट अभी 5-6 तो 20 रुपये लेवी करने की बात की जा रही है, सो ऑलमोस्ट 15-16 रुपए। खैर इसी पे बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, कुछ अर्सा पहले तक आवाम ही नहीं खुद हुकूमत भी मानती थी कि महंगाई कम करना सबसे बड़ा हदफ है, और इसमें नाकाम होने पर हफीज शेख साहब की कुर्सी भी गई थी और उस वक्त यही तौजीह दी गई थी कि जी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए इसलिए इनकी छुट्टी कराई जा रही है। लेकिन अब हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि महंगाई के बायस किसान को फायदा हुआ, मौशी ग्रोथ हुई है, लोगों की महंगाई बढ़ी है, तो क्या हुआ, कुव्वत खरीद भी बढ़ी है। तो क्या अब ये बयानिया हो चुका है आप लोगों का कि महंगाई कोई मसला नहीं है और महंगाई बढ़ रही है, तो आवाम को साथ साथ ये भी बताएंगे कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है साथ साथ और परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, और इसीलिए शायद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी भी हो रही है। महंगाई में जो सबसे ज्यादा चीज जो अफेक्ट करती है वो होती है अशियाए ज़रूरिया की महंगाई, जिसको हम फूड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब फूड इन्फ्लेशन होता है तो उसका एक इम्पैक्ट ये ज़रूर होता है कि अगर फूड इन्फ्लेशन के साथ अगर फूड ग्रेन जो हमारी अजनास हैं उनकी अगर कीमत बढ़े तो पीछे फार्मर का नुकसान फ़ायदा होता है। तो इस दफ़ा जो हमने ये कहा है कि हमने मिडिल मैन का किरदार कम किया है और शुगर मिल्स को भी फोर्स किया है और दीगर जो आपकी अजनास हैं उनको फोर्स किया है कि पेमेंट ज़्यादा मिले, जिससे फार्मर खुश हुआ है और जिससे पाकिस्तान में तारीखी ये फसलें हुई हैं और पाकिस्तान की जो इकॉनमी जो इस वक्त नीचे थी उसमें ग्रोथ आ गई है। लेकिन हरगिज़ हमारा ये कोई बहाना नहीं है कि जी हम चूँकि महंगाई से फार्मर का फ़ायदा है, किसान का फ़ायदा है, इसलिए महंगाई होगी। उसकी अपनी रीज़न है। जो दूसरा आपने सवाल किया कि पेट्रोल बम, देखिए अगर एक लंबे अरसे तक पेट्रोल क्रूड ऑयल महंगा होता है
तो उसको हमें महंगा करना पड़ता है, वरना हुकूमत के पास कोई अनलिमिटेड खजाना नहीं है, वो कहीं ना कहीं से फिर टैक्स लगना है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। इसलिए अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती गई इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस, तो फिर शायद किसी वक्त हुकूमत को ये फैसला करना पड़ेगा। अब्बासी साहब, बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि तमाम तर इक़दामात के बावजूद आपका हदफ महंगाई कम करना है, तो आप ही के फॉर्मूले के मुताबिक ऐसा करने से तो ग्रोथ कम होगी, ज़राई सेक्टर फिर पीछे हट जाएगा। तो ये इट डजंट मेक सेंस। आवाम के लिए माशी सुस्त रवि की कुर्बानी देने को तैयार हैं आप लोग? देखिए, ग्रोथ में तो 3 बड़े सेक्टर होते हैं, एक ज़राअत है और ज़राअत में भी एक कैश क्रॉप्स का एक सेक्टर है, बाकी भी हैं जिस तरह कॉटन है या बाकी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी इस ज़राअत से आते हैं। दूसरा सेक्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और तीसरा सेक्टर है सर्विसेज। तो जो ग्रोथ है मुल्क की वो खाली ज़राअत पे डिपेंड नहीं करती, तीनों सेक्टर पे डिपेंड करती है। और इस दफ़ा पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बड़ी अच्छी हुई है, जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट की हमने बात की, हमने ऑटोमोबाइल्स की बात की, तो इसी तरह सर्विसेज भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हरगिज़ इसको एक आप ज़राअत तक स्पेसिफिक ना करें, मुल्क की मईशत फैल रही है, उसमें ग्रोथ आ रही है, तो वो सारे सेक्टर्स में आ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका महंगाई से ताल्लुक है। अब हम ये कर रहे हैं कि किसान की आमदनी भी बढ़े और उसका सारिफ पे, कंज्यूमर पे उसकी महंगाई भी ना हो, उसके लिए हम ये मिडिल मैन जो है, तो ये आरटीएस का रोल माइनस कर रहे हैं। और हुकूमत इस बजट में बहुत सारे पैसे रखे हैं हुकूमत ने कि नई जो मंडियां इस्टेब्लिश करनी है और दरमियान में जो उसकी सप्लाई चेन है उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की बंदोबस्त करनी है, ताकि ये आरटी का रोल कम हो। अच्छा अब्बासी साहब, महंगाई में एक बड़ा किरदार बिजली का भी सर्टनली होता है, जिसकी कीमत बढ़ती ही चली जा रही है और कितने ही फीसद उसमें इजाफा किया जा चुका है अब तक गुज़श्ता 2-2.5 साल के 3 साल के अरसे में। लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि IMF का दबाव है कि बिजली टैरिफ बढ़ाए जाएँ, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी दबाव है। अब IMF को मनाए बगैर क्या ये मुमकिन भी है कि बिजली की कीमत जो है एटलीस्ट उस पर तो रखी जाए? कम करना तो बहुत दूर की बात है। अब क्या है इस बारे में आपके पास खबर? अल्टीमेटली ना हो कि बिजली महंगी हो और बिजली के बाद फिर सारी चीजें ही महंगी हो जाती हैं। साल हम 850 अरब रुपया कैपेसिटी का पेमेंट करेंगे, चाहे बिजली के कारखाने चले कि ना चले। उसके लिए हुकूमत ने 682 अरब रुपया रखा है, जो बिजली के खसारे को या उसके सर्कुलर डेट जो बन रहा है, गर्दिशी कर रहा, उसको कवर करने के लिए, और बाकी जो सब्सिडीज दीगर फील्ड में देनी है। तो कोशिश की जाएगी कि बिजली का बोझ कंज्यूमर पे कम से कम हो। लेकिन बदकिस्मती है, फिर आप कहते हैं कि पीछे हुकूमत पर चले जाते हैं। ये हुकूमतें हमारी जो तरसील का निज़ाम है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो 23-24 हज़ार मेगावाट और 38,000 मेगावाट की बिजली बना के चले गए। वो बिजली जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके पैसे देना पड़ते हैं। और अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा, तो उसका बोझ भी किसी न किसी तरह खजाने पे है। बैन अवी कंपनी है, हम उनके साथ मुआहदे तोड़ भी नहीं सकते। तो ये एक परेशानी है, गले की हड्डी है, जो हुकूमत के और IMF के दरमियान एक तनाज़े का बायस बनी हुई है। IMF को ये चाहता है कि हमने जो उसका एक लोन लिया हुआ है, तो हमारी जो फ़र्क है, खसारे हैं, वो कम से कम होता कि हम लोन वापस करने की पोजीशन में हो। उस हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। उम्मीद है कि हम IMF को राज़ी कर लेंगे कि बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर इसकी जो सर्कुलर डेट है, इसको कंट्रोल किया जाए और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सस्ती बिजली है वो सिस्टम में शामिल की जाए। ये बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब वादा किया है कि आप IMF को राज़ी कर देंगे कि बिजली की कीमतें एटलीस्ट ना बढ़ानी पड़ें, क्योंकि वही बात है, एक चीज़ की कीमत बढ़ जाए ना, बिजली, पेट्रोल, ये इस किस्म की चीज़ें हैं कि इनके बढ़ने से हर चीज़ पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। एवरीथिंग एल्स गोज अप। सो अभी भी हम भी उम्मीद करते हैं अब्बासी साहब कि आप लोग IMF को मना लेंगे, राज़ी कर लेंगे, बट एट दिस मोमेंट अभी तक कोई हतमी नेगोशिएशन फाइनल नहीं हुई है IMF के साथ, जो चल रही है गुज़श्ता कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से। बात नहीं करेंगे PSL की, प्लीज थोड़ी सी हम कर लें बात। हम करेंगे बात, आपने कहा हम कुछ बात नहीं करेंगे। नहीं, हम कुछ बात नहीं करेंगे एक्सेप्ट PSL की बात इसलिए करना जरूरी है बिकॉज 2 मैचेस एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग। PSL सीजन 6 में सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जी जारी है और शायकीन को बड़े दिलचस्प और ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। और कल 2 मैचेस खेले गए। मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से, और द वन दैट आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 28 रन से शिकस्त दी। इट वाज अ मैच टू वॉच इंडीड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आपको याद
करा दें कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के इब्तदाई 5 बल्लेबाज एक्चुअली 20 के मजमूए पर ही पवेलियन लौट गए थे। उसके बाद हमें लगा था कि बस हो ही जाएगा, लाहौर ने जीत ही जाना है, लेकिन उसके बाद गेम बदल गया। मैचेस जो हैं बड़े ही कांटेदार किस्म के हो रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। आज अबू धाबी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आमने सामने होंगे, so that is going to be a very big match। सारे बिग मैचेस हैं वैसे तो, अब तो एंडिंग आ रही है एंड एवरीबडी वांट्स टू बी इन द टॉप 3 टीम्स। और इवेंट के तमाम मैचेस जो हैं वो जियो सुपर पे बराह रास्त ऑब्वियसली दिखाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम इस सीजन में आपको पता है एक तो अबू धाबी में शदीद गर्मी का मौसम है ये, आगे हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट एक सीरीज भी है, इंग्लैंड का दौरा करना है और कुछ इंजरीज का जो मसला है ना वो ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ता चला जा रहा है। PSL 6 का मेला अबू धाबी में जारी है। सख्त मौसम और मसरूफ स्केड्यूल में PSL खेलने वालों में इंजरीज का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फ़हीम अशरफ की इंजरीज के सबब आइंदा मैचेस में शिरकत मशकूक हो गई है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज आफाफ डुप्लेसी भी इंजरी का शिकार होकर एक मैच से बाहर हो चुके हैं। इससे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स के आंद्रे रसल भी गेंद सर पर लगने से जख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब खानदानी मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद यूनाइटेड के हसन अली लीग को खैराबाद कहकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये क्यों? ये अब आई डोंट नो कि उनकी क्या निजी मसरूफियात हैं। पेशावर ज़ल्मी के डेविड मिलर समेत 3 खिलाड़ी भी अपनी मसरूफियात के सबब लीग छोड़कर जा रहे हैं। वनडे शायद पहले से ही डिसाइडेड था, ये अचानक से बीच में अभी तो 2-4 दिन ही हुए, अभी तो स्टार्ट हुई है और आपकी इतनी मसरूफियात हुई थी, और अगर थी तो आए क्यों थे इन द फर्स्ट प्लेस? अच्छा जी, इंजरीज से भी बचना है और खिलाड़ियों की कमी को भी जाहिर है मद्देनजर रखना है। फ्रेंचाइजेस के लिए खिलाड़ियों के इस मामले में ज़रा मुश्किल होती जा रही है और इनको मजीद कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इसी पे बात करते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा, अबू धाबी में PSL के आगाज़ में फ़हीम अशरफ, आंद्रे रसल, फाफ डुप्लेसी को मैचेस देकर मैचेस में हमने देखा कि इनको इंजरीज हो गई। हाँ, अब वहाँ मौसम भी सख्त है, स्केड्यूल भी ज़रा टाइट है, इसके साथ साथ टूर्नामेंट भी जारी रखना है, तो फिटनेस बरकरार रखना इन हालात में कितना मुश्किल है आपके नज़दीक? देखिए, सबसे पहले तो ये जून का महीना है, वहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने क्रिकेट बिल्कुल ऑफ होती है और गर्मी काफ़ी होती है, बड़ा टफ होता है और 1-2 बैड लक्स हुई हैं, पर ये कि फ़िटनेस वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ट्रेनिंग में हो और फिर भी इतनी गर्मी में बड़ा मुश्किल है, और जिस तरह PSL अभी चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बड़ी एफर्ट है जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं। दैट इज़ वेरी ट्रू। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉप 4 में जाने के लिए सबकी कोशिशें जारी हैं और अब तक सब कुछ ओपन लग रहा है। एनीबडी कुड क्लेम दो स्पॉट्स। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम टेबल टॉप करने की पोजीशन में है? वी हैव आवर ओन सजेशंस और हमें भी कुछ लग रहा है, लेकिन आप बताएं। देखिए, अभी लाहौर कलंदर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कराची है, मुल्तान है, ये 5 टीमें जो हैं ये हिट कर रही हैं टॉप 4 में आने के लिए, और कोटा के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। अब एक टीम का डिसाइड होगा कि कौन सी टीम अब बाहर होती है, और ये कि जो हॉट फेवरेट है उसमें लाहौर कलंदर है, उसके बाद इस्लामाबाद भी है और कराची भी है और पेशावर भी है। अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे हैं आप, वो जरा पूछना चाहता हूँ मैं कि क्या हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ इस दफा? बड़ी मजबूत टीम थी, लेकिन अब इनका सफर ऐसा लग रहा है कि तकरीबन इख्तिताम के करीब है। सो व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम एक्चुअली? देखिए, मैं समझता हूँ कि कम्बिनेशन नहीं बन सका, और T20 में हमेशा कम्बिनेशन होता है, टॉप ऑर्डर में कम्बिनेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए कि उन्होंने पहले 6 ओवर बड़े क्रुशियल खेलने होते हैं, और फिर बैटिंग में मिडल ऑर्डर है, उसके बाद आखिरी 6 ओवर उनके लिए पावर हिटर होने चाहिए। तो ये एक कम्बिनेशन मैं समझता हूँ बैटिंग में थोड़ा क्लैप्स हुआ, और बॉलिंग में मैं समझता हूँ इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है T20 के मुकाबले में। हो सकता है कि मोहम्मद हुसैन और नसीम शाह ये जैसे बॉलर है, ये वनडे में अच्छा परफॉर्म करे, बट T20 में टोटली डिफरेंट एक स्ट्रेटजी से बॉलिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग से करनी पड़ती है, विल पावर से करनी पड़ती है, और बड़ी सेंसिबल बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ये इनएक्सपीरियंस मैं समझता हूँ बॉलिंग में भी, और स्पेशली फील्डिंग में भी थोड़े से क्लैप्स नज़र आए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक फॉर एक्सप्लेनिंग टू अस वहाँ क्या हो रहा है।
वैसे बाय द वे इनकी अपनी फिटनेस की ना मिसाल दी जाती है और अभी भी माशाल्लाह व्हेन यू मीट हिम एंड यू सी हिम, राइट पर्सन टू आस्क एक्चुअली किस तरह अपने आप को फिट रखे। एंड ऑल्सो वो जो सवाल था कि ये क्यों बीच में टूर्नामेंट छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज देन देयर आर नेशनल ड्यूटीज और आपको पता है ये स्केड्यूल तो अलहदा से एक बनाया गया, ये तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है ना, ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। तो जो प्लेयर्स गए हैं उनकी नेशनल ड्यूटी है, हसन अली की कोई और फैमिली कमिटमेंट वगैरह थी, तो ये अपेरेंटली पहले ही पता था दैट दे विल प्ले अ फ्यू गेम्स एंड देन दे हैव टू गो। So anyhow जनाब, वो हज्जाज कराम वाला मामला हमने आपको बताना है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि दोबारा से ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद अब वाकई बताएंगे आपको एग्जैक्टली क्या फैसले किए गए हैं। कोरोना वायरस की नई अक़साम सामने आने के बाद एक्चुअली क्या फैसला किया है सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरब की वजारत हज ने रवां साल हज से मुताल्लिक़ अहम ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक सिर्फ सऊदी शहरी और मुल्क के अंदर ही जो मकीम हैं अफराद, चाहे वो गैर मुल्की भी हों, वो हज कर सकेंगे। That is very disappointing for people जिन्होंने पिछले साल भी हज की नीयत बांधी हुई थी और नहीं कर सके, इस साल भी नहीं कर सके, और we don't know what's going to happen next year, उम्मीद ही रखी जा सकती है। So this is a sad news. This is indeed a very sad news। और हम तवक्को कर रहे थे कि वो लोग जो वैक्सीनेटेड हो गए हैं मुल्क के कुछ मुख्तलिफ हिस्सों से, कुछ लोग तो एटलीस्ट जा ही सकें, लेकिन नहीं, की भी बात हो रही थी और वो भी अरेंज हो ही जाती है अल्टीमेटली, हो रहा था, लेकिन आई गेस फिर सऊदी अथॉरिटीज इस तरह एग्जैक्टली वही बात हुआ आपने जो की है कि हज की ख्वाहिश रखने वाले दीगर ममालिक के शहरियों को रवां बरस भी हज के लिए आने की इजाज़त नहीं दी गई है। सऊदी वजारत हज ने हुज्जाज कराम की तादाद का ऐलान करते हुए कहा है कि रवां बरस सिर्फ 60,000 अफराद को हज की इजाज़त होगी। उम्र की हद 18 से 65 साल रखी गई है और हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल होना ज़रूरी है, वो तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग सर्टनली। और वैक्सीन की एक डोज लगवाने वाले अफराद भी हज दरख्वास्त देने के अहल होंगे। सो एक लग गई तो सर्टनली जब तक सारा प्रोसेस होगा दूसरी लगी जाएगी। यानी बेसिकली जिनकी सेकेंड डोज ड्यू होगी तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दीज आर बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स। और आई गेस आपको पता है कि कोविड की क्या हालात हैं, ऑल्दो पूरी दुनिया में अब ज़रा कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया, लेकिन कंट्रोल का मतलब है अभी भी कंट्रोल रखना है। सो आई गेस इन दैट केस अगर देखा जाए तो इनकी पॉलिसी ठीक है, बट इट इज़ डिसअपॉइंटिंग फॉर पीपल हु वांटेड, अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम हम पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसकी पहले भी तारीफ कर चुके हैं, अब भी उसकी तारीफ और तायीद करेंगे कि NCOC के सर्टनली इक़दाम को सराहा जाना चाहिए, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब 1 करोड़ से ज़ायद हमारी एक डोज एटलीस्ट ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्टर हो चुकी है इन पाकिस्तान, एंड ये सिलसिला इसी तरह जारी है। लोगों ने भी अब बड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और जहां इंतजामात किए गए थे पहले दिन से, होता यह है ना कि सरकारी फैसिलिटीज़ में इंतजामात ज़रा शुरू में तो बड़े अच्छे होते हैं, फिर ज़रा वो लाल आ जाता है बीच में और वो लैकलस्टर हो जाते हैं लोग, लेकिन अभी भी बेहतरीन सिलसिला चल रहा है। देखें, जहाँ तारीफ बनती है वहाँ करनी चाहिए। 1 करोड़ बंदे को ऑलरेडी पाकिस्तान में वैक्सीनेशन लग गई हैं, एंड दैट हैज़ एम्पावर्ड अदर पीपल। वो बड़ा लोगों को सहारा हुआ है, जो पीपल हु वर ऑन द फेंस के हम कराएं ना कराएं, वो भी अब इस बात पे मायल हो गए जी करवानी चाहिए। तो दैट इज़ आई थिंक ग्रेट, इसकी तारीफ बनती है। समंदर पार क्या बॉर्डर पार से आप कहानियां सुने ना जो इंडिया में सूरत हाल है, लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बड़े मशहूर एंटरटेनर हैं, व्लॉगर हैं, बीबी की वाइन्स आपने सुना होगा, खैर एक इंडियन एक कंटेंट क्रिएटर हैं। दैट यंग गाय लॉस्ट बोथ हिज पेरेंट्स इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ ऑफ कोरोना वायरस। ऐसी बड़ी ट्रेजिक कहानियां हैं, लेकिन आपको बता दें हमारे हालात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतर हैं। ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट अगर देखा जाए तो 2.5, मतलब 2.5 हु वुड हैव थॉट कि इतना कम भी चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह रहे, बल्कि इसी तरह नहीं रहे, 0 पे चला जाए। लेकिन हमने फिर देखा है कि आउटडोर्स अब दोबारा खुल गए हैं, लोग फिर नहीं एहतियात कर रहे हैं, लोग नहीं मास्क पहन रहे हैं। एंड इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड, मास्क को तो अब बांध लेना अपने साथ। इनफैक्ट मैं तो यही कहती, मास्क बड़ी अच्छी चीज़ है, इट्स एक्चुअली। अच्छा जी, बहुत बात हो रही है समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से, और हुकूमत इस सिलसिले में बड़ी सरगर्म भी नजर आ रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलवाने के लिए एक बार फिर आवाज़ें उठ रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों का भी एक्चुअली मौक़िफ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन मखसूस नशिस्तों पर होना चाहिए। एक्चुअली इससे पहले बिलावल ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसी किस्म की एक सजेशन दी थी। चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है, तो उनके लिए नशिस्तें मखसूस की जा सकती हैं। वो अपने नुमाइंदे भेजें कौमी असम्बली के अंदर, बजाय इसके कि वो हमारे इलाकों की सियासत जिनके बारे में उन्हें मालूम नहीं है
उसके बारे में उन्हें वोट देकर ऑनलाइन इंटरनेट के निज़ाम के ज़रिए उनके वोटों को हैक करने का दरवाज़ा खोला जाए। और आपको बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार देने के कानून पर इलेक्शन कमीशन भी अहम इजलास कर रहा है। यहाँ भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। PTI हुकूमत, आपको ये याद दिलाएं, शुरू से ही समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए सरगर्म अमल है और लेकिन अपोजिशन और इंतखाबी माहिरीन को बहरहाल तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर किसी की अपनी सजेशंस हैं कि किस तरह हो सकता है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि बड़ी हद तक दुरुस्त भी हैं, बल्कि अब्दुल्ला यू एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट। अच्छा, इसमें बहुत सारी सजेशंस आ रही हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि डायरेक्ट इन लोगों को बाहर बैठे हुए इनके हलकों में वोट डालने का हक होना चाहिए या फिर अलहदा कुछ नशस्तें मखसूस की जाएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। उनकी तादाद डिसाइड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 1-2 हो, वो तादाद ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि ऑलमोस्ट 90 लाख के लगभग हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं रजिस्टर्ड। अच्छा जी, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद अहमद साहब हमारे साथ हैं। कंवर साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हम बात कर रहे हैं, उनको वोट का हक देने के लिए पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग में ऐसा क्या मसला, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या आप किस तरह देख रहे हैं इसको? असली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, उनका ये कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंटरनेट बैल्टिंग के ज़रिए अगर हमने वोट कास्ट करने के लिए कोई कानूनी रास्ता निकाला तो वो हमारे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून के साथ साथ जो हमारा पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन का आर्टिकल 218, 219, 220, 222 से मुताबिकत नहीं रखता। इसमें सिक्रेसी नहीं है, हाइक होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। इसमें जो सबसे बड़ी जो इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है वो है आपकी गैर जानबदारी के साथ साथ शफाफियत और राजदारी। इसमें जो आप इंटरनेट बैल्टिंग के जरिए जो वोट कास्ट करेंगे उसका सारा डाटा फौरी तौर पर नादरा के कंट्रोल रूम में चला जाएगा और ये सब जो है उससे सारी सिक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो गैर जानबदारी का, जो शफाफियत का, जो राजदारी को जो आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है वो जद में आ रहा है। अब ये चूँकि हुकूमत जो है इसके तर्जमान बहुत बार बार इसके बारे में सियासी स्कोरिंग करना चाहते हैं। इस सियासी स्कोरिंग का मामला नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पस का सवालिया निशान है। अब वो इलेक्शन कमीशन वो 2018 का नहीं है, ये 2021 का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो अपनी गैर जानबदारी पर बरकरार रखने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कंवर दिलशाद साहब, आपने बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं। सीक्रेसी ऑफ बैलेट की भी, आइन की शक्ल भी आपने बताई, लेकिन सजेशंस बहुत सी हैं कि जनाब मुतल्लिका कौंसल खानों और एम्बेसियों में जाकर वोट करने की सहूलत मौजूद हो, फिजिकल वोट की सहूलत मौजूद हो। लेकिन एक और बात जो हो रही है वो कि ये लोग अपने हलकों में वोट डालेंगे या अलहदा नशस्तें होंगी। एहसन इकबाल की जानिब से भी ये कहा जा रहा है, बिलावल ने इससे पहले भी यही बात की है नेशनल असम्बली में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना है तो मखसूस नशस्तों पर दिया जाए, आम नशस्तों पर ना दिया जाए। आपको इन तजावीज़ में जो अपोजिशन की तरफ से आ रही हैं वजन नजर आता है? ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट करना ही है तो माजी में भी पाकिस्तान में आके वोट कास्ट करते रहे। पोस्टल बैलेट का तरीका भी हमने गौर व खोज किया था, पोस्टल बैलेट भी नहीं होता। एक और है कि इसका अपना अलग आइडेंटिटी कार्ड है, इसके जो बनेगा उसके तहत पूरे 18 लाख वोटर्स हैं जो वोट कास्ट कर सकते हैं। 90 लाख पाकिस्तानी बाहर मुकीम हैं, तो इस लिहाज से 18 लाख जो उनका वोट का बन सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान में आके वोट कास्ट करें। अब आप इंटरनेट बैल्टिंग के जरिए करेंगे तो शफाफियत कहाँ गई? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो शफाफियत के लिए इदारा कायम किया गया है कि आपने गैर जानबदारी तो खैर है ही, लेकिन आपने राजदारी रखनी है, उसमें राजदारी कोई नहीं है। तो ऐसा एक बात तो जो बातें करते हैं कि सियासी मामला होते हैं उन पर हम नहीं जाते, हम तो टेक्निकल और जो पर जा रहे हैं हुकूमत के तर्जमान जो कह रहे हैं हम उस पर भी नहीं जाते। उनका अपना एक होता है, मैनिफेस्टो है, मामलात है। हम तो अपने कानून के मुताबिक बात कर रहे हैं कि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। दैट्स राइट। कंवर साहब, अभी तो कमीशन का इजलास होगा और फिर वो बताएंगे कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, लेकिन यहाँ फिर वही बुनियादी सवाल आ जाता है, वो ये कि क्या कमीशन इंतखाबात से मुतालिक फ़ैसलों का इख्तियार भी खुद ही करना चाहता है या फ़ैसला साजी पार्लियामेंट की है तो उन्हें सिर्फ अमल दरामद करना होगा? आपकी राय में क्या है?
इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो अपने कमीशन का इजलास करके अपनी जो राय देगा, वो अपनी राय अपने इदारे के मुताबिक जो राय देगा, तो उस इदारे को राय जो है वो पार्लियामेंट को मानना पड़ेगा आईनी और कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्लियामेंट भी आर्टिकल 218 और 220 और 221 और 219 से बाहर नहीं जा सकती। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, बड़ी अहम ये बातें हैं। वाकई आखिरी सवाल जो है ये तो कमीशन में डिसाइड हुआ कि हु कैन टेक दीज डिसीजंस, ये पार्लियामेंट। कमर दिलशाद साहब के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और सर्टनली उसकी मर्जी और ईमा के बगैर नहीं हो सकते ये फैसले। ये बाय द वे डॉज बॉल के हवाले से एक मूवी है हॉलीवुड की, और बड़ी ही कॉमेडी मूवी है, फनी मूवी है, और मुझे नहीं पता था कि ये सीरियस स्पोर्ट है। आई सॉ इट इन दैट मूवी एंड आई थॉट कि एक वैसे ही बनाया हुआ है, बिकॉज आई डोंट नो कुछ स्पोर्ट्स आपने बचपन में कभी नहीं खेला डॉज बॉल? हमने खेला है। अच्छा खैर, अभी हम ज़रा सियासी बातें करेंगे और सियासी बातों के साथ साथ आपको याद करा देंगे आज जो है वो पंजाब का बजट पेश किया जा रहा है, सो उसको हम ज़रा ऑब्जर्व करेंगे। वी गोना टॉक अबाउट दैट टुमारो इंशाल्लाह इन डिटेल। लेकिन सिंध में ज़रा सियासत गर्मा गर्मी चल रही है। बजट पेश करते ही वफाकी हुकूमत का हदफ एक बार फिर लग रहा है कि सिंध हुकूमत बन गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कराची में गालिबन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। करप्शन, बदउनवानी और करबा बरबरी के संगीन इल्ज़ामात आयद किए। सिंध को मिलने वाले बजट के इस्तेमाल पर भी सवालात खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 140A के नफाज का मुतालबा कर दिया। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। सिंध में कहा जाता है, और हम भी अक्सर बात करते हैं कि गवर्नर रूल लगाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर रूल की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। गवर्नर रूल जो है वो एक जमहूरी काम नहीं होते। अगर आपने सिंध में आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो यहाँ पे बैठे हैं, उनकी अहम तरीन जिम्मेदारी ये है कि वो आइन को इन्फोर्स करें। और अगर आज सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन्फोर्स करने की, तो वो आर्टिकल 140A इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, जिसके तहत प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड हो, जिसके तहत एक ताकतवर मुकामी हुकूमतें बने और वो हुकूमतें अपने मसाइल हल करें। फवाद चौधरी को आपने सुना। वफाक की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात को सिंध के मसाइल का वाहिद हल करार दिया जा रहा है। जवाब में सिंध हुकूमत की जानिब से सख्त जवाब सुनने को मिल रहा है। कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में बड़े मसाइल हैं, लेकिन महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग इसका हल नहीं। अवाम मसाइल के लिए वफाकी और सिंध हुकूमत को संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसी पे बात करते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गनी साहब, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, फवाद चौधरी साहब आपने सुन लिया होगा, वफाक की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी जानिब से बड़े सख्त लेकिन बड़े वाज़े रिमार्क्स दिए गए हैं, पर्टिकुलरली सिंध की कारकर्दगी से मुताल्लिक। वफाक अगर अपने पैसों का हिसाब किताब मांग रहा है तो इसमें ऐसा गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो सूबे में आर्टिकल 140 का नफाज कराए ताकि बल्दियाती नुमाइंदों को कुछ मिले। क्या आपका मौक़िफ़ है बहैसियत सिंध हुकूमत के नुमाइंदे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तासुरी गलत है कि वफाक अपने पैसों का हिसाब मांगता है, तो उसमें बुरी बात क्या है? वफाक का कोई पैसा नहीं है। पैसा सूबे ही कमाते हैं, जो वफाक को देते हैं, वफाक फिर उसको तकसीम करता है। और ये तासुर गलत है कि वो कोई माई बाप बैठे हुए हैं, वो हमें पैसे भेजते हैं और फिर हमसे हिसाब लेंगे। हिसाब लेने का तरीक़ेकार मौजूद है। अगर कोई हमसे हिसाब मांग सकता है तो सबसे पहले हक सूबों का पहुंचता है कि वो हिसाब मांगें कि वफाक को जितने पैसे दिए जाते हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, किस तरह खर्च हो रहे हैं। तो ये सवाल ही गलत है बुनियादी तौर पर। जब उनका कोई फेडरल मिनिस्टर आता है कराची, और ख़ास तौर पर वो जिसका कराची से ताल्लुक़ ना हो, तो वो एक अजीब वाइसराय की सूरत में आते हैं और तवक्कुआत उनके लोग ऐसे बांध देते हैं कि जब वो आएंगे तो पता नहीं यहाँ फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और ये किसी तरह से आकर हुक्मरान बन जाएंगे। तो ये जो इनके जहन में हवा भरी हुई है वो बुनियादी तौर पर गलत है। फवाद चौधरी साहब पहले भी जब आए, कभी वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए आते हैं, कभी वो जो है वो गवर्नर रूल की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा मुतहरिक भी हैं, ज़्यादा तजर्बेकार भी हैं
और ज़्यादा उनको कमांड है अपने जो उनके जो अफेयर्स हैं जिसको वो देखते हैं उसमें है। मैं समझता हूँ कि किसी भी चीफ मिनिस्टर के मुकाबले में आइन को ज़्यादा समझते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में ज़्यादा समझते हैं, इरीगेशन को वो ज़्यादा समझते हैं, फाइनेंस को वो ज़्यादा समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वो ज़्यादा समझते हैं। तो जो मालूमात किसी चीफ मिनिस्टर के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए वो इस वक्त मुल्क में मौजूद तमाम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के मुकाबले में सिंध के चीफ मिनिस्टर के पास ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा वोकल भी हैं। राइट गनी साहब, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वो सूबे में आर्टिकल 140A का नफाज कराए ताकि बल्दियाती नुमाइंदों को कुछ मिले। तो ये शिकायत इससे पहले की बल्दियाती हुकूमतों को भी रही है। सिंध हुकूमत की फ़ंड्स के मामले में तरजीह मकामी हुकूमतों को क्यों नहीं बन सकी? ये एक दफ़ा इसका एक जवाब दे दें, क्योंकि ये इशू जो है ये पहले भी उठता रहा है। फवाद चौधरी साहब को तो बिल्कुल हक नहीं पहुँचता है कि वो ये बात करें कि जी आर्टिकल 140A का नफाज सुप्रीम कोर्ट करे। पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, ये सिंध असम्बली का इख्तियार है, हमने करना होता है। लेकिन जो पंजाब की हुकूमत मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत पूरी होने से पहले इस बुनियाद पर उनको ख़त्म कर दे कि अक्सरियत PMLN की थी, जो वफाकी हुकूमत या पंजाब में KPK की हुकूमत वहाँ टर्म पूरी हो जाने के बाद कई बरस गुजर गए, दोबारा वहाँ इंतखाबात नहीं करवा रहे हैं, वो एक ऐसी सूबाई हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं जिसने अपने ऑपोजिशन के लोगों के होते हुए भी जो टर्म थी लोकल गवर्नमेंट की वो पूरी करवाई। और हम दूसरा इलेक्शन कराने के लिए भी तैयार हैं। हम दूसरा इलेक्शन कराने से पहले जो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट है उसको बेहतर बनाने पर भी काम कर रहे हैं। तो कम से कम इनको जेब नहीं देता कोई। MQ मुतालबा करती है, समझ में आती है बात कि चले जी उनकी डिमांड है, उस पर हम कह सकते हैं कि ये गलत है, वो कह सकते हैं सही है। लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो पंजाब में खुद लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म कर देती हो, ऐसी हुकूमत जो KPK के अंदर बल्दियाती इलेक्शन ना कराती हो, वो सिंध हुकूमत को कहे कि जी आप चूँकि 140A पर अमल नहीं कर रहे हैं लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट आके करवाए, तो ये मुतालबा भी इनको जेब नहीं देता। सुबह सिंध की असम्बली कानून को बेहतर कर रही है और इंशाल्लाह ताला जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, नई डिलिमिटेशन जैसी मुकम्मल होगी और सिंध में बल्दियाती इंतखाब हम करा देंगे। चलें, आपने ज़रा ये कहा कि ये कोई भी मुतालबा कर ले, ये PTI को एटलीस्ट मुतालबा जेब नहीं देता। गनी साहब, ये भी कहा गया फवाद साहब की तरफ से कि गवर्नर आज का ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है, यानी एक तरह से क्या हम ये समझ लें कि वफाकी हुकूमत अब सिंध हुकूमत के साथ प्रॉब्ली काम करने के लिए तैयार है, किसी सतह पर शायद राब्ते भी हो जाएँ। आप ये देखिए कि हमेशा हमने हर मामले पर, चाहे वो कोरोना वायरस का मामला हो, बिला वजह की सी एक सुर्खी बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है कि जी रिफ्ट है बिटवीन सिंध एंड विफाक। क्या इस पे गौर किया जा सकता है? एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है सिंध और विफाक के दरमियान? सूबा सिंध में सिर्फ इस बुनियाद पर तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ ऑपोजिशन की एक जमात की हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े परेशान रहते हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर से, इसलिए गवर्नर लगा दे, ऐसा नहीं होता। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि वो लगा सकें। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक एक सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान जिस किस्म की रिलेशनशिप होनी चाहिए उसको ये तस्लीम करें, उसको उसी तरह चलाएं। अगर वो सिंध के अंदर एक कंपनी बनाएंगे और उस कंपनी के जरिए एग्जीक्यूट करेंगे फेडरल गवर्नमेंट फंडेड जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होंगे उस पर, लेकिन पंजाब में ये नहीं करेंगे, KPK के अंदर ये नहीं करेंगे, बलूचिस्तान के अंदर ये नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि हम उस पर एतराज़ उठा सकते हैं कि भाई ये सिंध के साथ एक मुख्तलिफ सलूक क्यों है आपका। सिंध के साथ अगर सेंसस पे हमारा मौक़िफ़ होता है तो उसको ये क्यों उस तरह से तस्लीम नहीं करते हैं। सिंध के साथ पानी की जो चोरी का वाक़यात हो रहे हैं वो सिर्फ क्यों हो रहे हैं और हमारी इस बात को क्यों सुना नहीं जाता है। सिंध में आइन के मुताबिक गैस की जो फरामी है वो पहले होनी चाहिए, हमें वो क्यों आइन के मुताबिक नहीं की जाती है। तो इस तरह के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, जो सूबे के हुकूक हैं, लोगों के हुकूक हैं, जो आइन में दर्ज हैं और जिसका हमें मिलना चाहिए जो चीज़ें, अगर वो नहीं मिलेंगी और हम उस पर आवाज़ उठाएंगे तो कहा जाएगा कि हम ताल्लुकात को ख़राब करते हैं। तो ये रवैया, ये सोच गलत है। हमें आइन और कानून में दिए गए इख्तियारात से 1 इंच भी ज़्यादा इख्तियार नहीं चाहिए, हमें वही चीज़ें चाहिए, उसी अंदाज में चाहिए जिस तरह आइन ने हमें प्रोटेक्शन दी हुई है। थैंक यू। सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे, सुन लिया आपने मौक़िफ़। और एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी हुई रिसेंटली जो कि विजुअली हम आपको दिखाना चाहते हैं। कराची के इलाके मेमनकोट में टेंशन ही हो गई थी देख के, एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जी, और जिसमें 10 महीने से कुएं में फंसा
कुत्ता और 2 बिल्लियां, well तो how did they survive together? उनको बचा लिया गया। कुत्ता और बिल्लियां फंसा होना तो खबर है ही, लेकिन 10 महीने गुजर जाना ज्यादा खौफनाक और बड़ी खबर है। खैर एनीवे ये हुआ और अथॉरिटीज को बुलाते रहे, लेकिन आपको पता है पूरी एक क्रेन चाहिए थी एंड ऑल दैट, व्हाटएवर इट इज, अब फाइनली जाके उनको रेस्क्यू कर लिया गया। और इन द मीन टाइम द क्वेश्चन इज हाउ डिड दे सर्वाइव, क्योंकि कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें जो थी वो लोगों तक पहुंच रही थी, नोबडी कुड गो एंड असिस्ट द कुत्ता, लेकिन वो उसको खाना फेंकते रहे, बिस्किट्स एंड मीट और यू नो इस किस्म का। अच्छा, इतना गहरा कुआं था ये, एंड दिस इज एन ओल्ड कुआं, जाहिर है पुराना ही है, अब आजकल कौन कुएं खोद रहा है। खुला क्यों होता है, इसमें कोई भी गिर सकता है। इसकी गहराई नापने के लिए या देखने के लिए पहले कैमरा डाला गया, पहले देखा गया कि व्हाट आर द कंडीशंस, और उसके बाद इन लोगों को भी उतारा गया। और 2 बिल्लियां और कुत्ता इकट्ठे महीनों सरवाइव भी कर गए और वहाँ पे उन्हें खाना भी दिया जाता रहा। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाई डिड इट टेक 10 months टू रेस्क्यू देम? दैट्स द क्वेश्चन। और बेचारा कुत्ता भी बड़ा वीक किस्म का निकला, लेकिन इस तरह करके ओपन एक कुआं इंसानों के लिए भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। आपको पता है कि बच्चों के लिए दे डोंट नो व्हाट इट इज़ कि उसमें कोई भी गिर सकता है, तो इसको कवर कर देना चाहिए। अब अगर पता चली गया कि इतना खतरनाक है तो अब इसको ज़रूर कवर करना चाहिए डिस्पाइट द रेस्क्यू ऑपरेशन। कोई जाली वाली लगा दें उसको। कोविड की बात कर लें, कोरोना की तीसरी लहर थम गई, लेकिन अब चौथी लहर का खतरा सर उठा रहा है। ये हमने आपको आज शो के शुरू में भी बताया था। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पिचोहो ने कोरोना वायरस की चौथी लहर का खदशा जाहिर कर दिया है। मुल्क में कोरोना के भारतीय वेरिएंट डेल्टा जिसका नाम है उसके समेत मुख्तलिफ इक़साम रिपोर्ट हो रही हैं। हुकाम वार्निंग दे रहे हैं कि एहतियात का दामन हरगिज़ ना छोड़ें, और हम भी यही कह रहे हैं आपको कि डिस्पाइट इवन इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड, प्लीज़ मास्क पहने, ज़रूर पहने। और वैक्सीनेशन का अमल मुल्क भर में तेज़ी से जारी है, वो भी हमने आपको बताया। लॉकडाउन से बचने के लिए ज़रूरी है कि अवाम वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा ताउन करें, और जिन्होंने अभी तक नहीं कराई, मुफ्त लग रही है भाई, करवा लें। अगर ख़त्म होगी तो पैसे देके लगवानी पड़ेगी। प्लीज़ पर्टिकुलरली वो बुजुर्ग जो वैक्सीनेटेड हैं और फिर वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, पर्सनली स्पोकन टू अ फ्यू, वो बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, उनको अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा है। इसलिए दिस इज योर ओनली चांस इफ यू आर एल्डरली और इफ यू हैव सम स्पेशल कंडीशन, प्लीज वैक्सीनेट कराएं। कैन आई जस्ट से हियर, उसके बाद हम बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ ये कह दें कि जस्ट बिकॉज आपने सुन लिया किसी ने वैक्सीनेशन कराई है उसके बाद उससे कोविड हो गया, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही कम डिग्री ऑफ इन्फेक्शन, बड़ा ही मैनेजेबल होगा, 2-3 दिन में आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो हॉस्पिटल जाने तक की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा जी, तो इसी पे बात करते हैं। आ खान अस्पताल कराची के शोबा वबाई अमराज के सरबराह डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस वक्त नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान कोरोना की तीसरी लहर से किस कदर निकल आया, ऑल्दो हालात बेहतर हैं, लेकिन अब वार्निंग दी जा रही है कि जनाब कोरोना का कोई डेल्टा वेरिएंट है, इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम हैं जो चौथी लहर का ख़तरा बन सकते हैं। ये डेल्टा वेरिएंट के बारे में बताएं, क्योंकि अब खबरें आती हैं तो लिटरली अब डर जाते हैं सब लोग, ज़रा खौफजदा हो जाते हैं कि ये वेरिएंट पहले से ज़्यादा ख़तरनाक, जो वेरिएंट्स मौजूद हैं उनसे ज़्यादा ख़तरनाक है, वेरिएंट से ये ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये क्या तेज़ी से फैलता है, हमें कितना वार्न रहना चाहिए इसके बारे में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सो देखिए, ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये वही है जो कि जिसको इंडियन वेरिएंट कहते थे, जो इंडिया में जिसने तबाही मचाई थी। और जब हम बात करें यूके वेरिएंट के से इसको कंपेयर करें तो फ़र्क ये है कि ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, यानी कि अगर एहतियात ना करें तो ये बहुत तेज़ी से हमारे पूरे मुल्कों में या पूरे शहर में फैल जाएगा। इसके जो अलामात हैं वो तकरीबन वही हैं जो कि पुराने वाले यूके वेरिएंट की तरह हैं, अलबत्ता इसमें नज़ला ज़्यादा होता है, खांसी थोड़ी सी कम होती है। राइट। अब डॉक्टर साहब, अब तक डेल्टा वेरिएंट के ज़्यादा केसेस मुल्क के बाहर नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे इसे रोकने का ये तरीका ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि एयरपोर्ट्स और बॉर्डर वगैरह जहाँ से भी लोग आते जाते रहते हैं उस पर ज़रा स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जाएं, ज़रा बेहतर चेक एंड बैलेंस किया जाए, वहाँ लोगों की चेकिंग बाकायदा हो कि इनको क्या किस्म की वायरस है और कौन सा वेरिएंट है? तो देखिए, एयरपोर्ट पे और बॉर्डर पे चेकिंग अभी भी हो रही है। जो लोग आते हैं उनका स्वाब होता है, उनका देखते हैं कि वो पॉजिटिव हैं कि नहीं है कोरोना वायरस के लिए, और जो पॉजिटिव आते हैं उनका फिर बाद में वेरी टेस्टिंग भी होती है अगर कोई आ रहा हो। मगर याद रखें, उसके बावजूद फिर भी हमारे पास बगैर ट्रैवलर्स के, यानी कि वो लोग जो कि से नहीं आए, उनके अंदर ये वायरस पाया गया है। और ये भी याद रखें कि हम बहुत ज़्यादा ये वाली वेरिएंट टेस्टिंग नहीं कर रहे, तो ये बहुत मुमकिन है कि अभी भी हमारे पास कराची के अंदर और मुल्क के अंदर ये वेरिएंट फैल रहा है।
अच्छा डॉक्टर साहब, इन तमाम ख़तरात के दरमियान ये तो तय है कि वबा सर्टनली जारी है, मुल्क में वैक्सीनेशन होते होते भी एज इन एक कंसिडरेबल नंबर, जिससे हम समझे कि जी हम मास वैक्सीनेट हो गए हैं, कई माह लग सकते हैं, मे बी 1-2 साल भी लग जाएं, तब तक आप ज़रा गाइड करें। हमने देखा है दुनिया के बहुत से मुल्कों में अब मास्क वगैरह की भी पाबंदी हट गई है, लेकिन हम क्या करें? हम उसी तरह SOPs और मास्क पहनने का अमल और सिलसिला जारी रखें? तो देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया। महफूज रहने का वाहिद तरीका, यह वाहिद तो नहीं कहेंगे, मगर जो सबसे अहम तरीका है वो मास्क है, लोगों से दूर रहना या हजूम से दूर रहना खास तौर पे, और फिर वैक्सीनेशन। ये 3 हमारे पास ये वायरस से बचने के तरीके हैं। अब तीनों जो है वो अपना अपना काम दिखाते हैं, मगर फ़िलहाल के लिए इन तीनों के अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि हम इस वायरस से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम भी यही चाहते हैं कि ये एटलीस्ट अभी तो दुनिया में हर किसी, जहां खोल भी दिए गए हैं, आई थिंक वो भी आइडिया इज़ नॉट दैट गुड। मास्क वगैरह की आदत एक बन गई है और वो रहनी चाहिए। एंड ऑल्सो अब्दुल्ला, हम पिछले हफ्ते भी ये बात भी करते, जल्दी से कह जाऊँ कि मास्क पहनने से हम और कितनी वायरसेस से बचे रहे हैं। मतलब जिनको कोविड हुआ है, वरना पूरे साल में अल्हम्दुलिल्लाह अदरवाइज मैंने ये सुना है खांसी जुकाम जो होता ही था, बीमारियां नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है कि वो उस तरह से नहीं हो रहा। और भी बड़े फायदे हैं, मतलब कोविड के बचाव तो है लेकिन और भी बड़े फायदे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग टू वेयर अ मास्क। थोड़ी सी बजट की बात कर लेते हैं। नए मालियाती साल के बजट को मुसलसल किसान दोस्त बजट करार दिया जा रहा है। हुकूमत बता रही है कि किसानों के वारे न्यारे हो गए हैं। और ये किस तरह हुआ है जी? महंगाई का भी बड़ा फ़ायदा किसानों को मिलेगा। अब ये एग्जैक्टली क्या कहा है फवाद चौधरी साहब ने, ये सुन लें। फार्मर है हमारा, जो किसान है, उसको इसका बेपनाह फ़ायदा हुआ। 1100 अरब रुपया हमारे अर्बन इकॉनमी से रूरल इकॉनमी में गया, जब 7 बम्पर क्रॉप्स हुई हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 7 फसलों को बम्पर होने की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो 4% से ज़्यादा के ऊपर ग्रो की है। इस मुल्क को जब बचाता है किसान बचाता है। हम कभी किसान के साथ उस तरह खड़े नहीं हुए जैसे किसान हमारे साथ खड़ा होता है आके। सेल टैक्स ख़त्म किया हमने आके, वो हमारे ज़माने तक तकरीबन 200 रुपये बैग का हो चुका था, उसको ख़त्म किया। GIDC ख़त्म किया, 450 रुपये बोरी की, उसमें फ़ायदा हुआ। ये थे वो इक़दामात छोटे छोटे जिनके साथ किसान के साथ खड़े हुए, और किसान को तो छोटी सी सपोर्ट कर दें तो वो आपको नाराज़ नहीं करता। अच्छा जी, अब ये सारी बातें भी हैं, बम्पर क्रॉप होने के दावे भी हैं। 7 बम्पर क्रॉप्स का अभी फवाद चौधरी साहब भी तस्करा कर रहे थे, लेकिन फिर ज़रा सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे वज़ीर ख़जाना जब बजट तकरीर में ये कहते हैं कि हम नेट एग्री इंपोर्टर बन गए हैं, तो वो क्यों है फिर ऐसा? यानी कि हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम और भी बहुत सी अजनास इंपोर्ट कर रहे हैं। बम्पर क्रॉप है तो वी शुड बी एक्सपोर्टर्स, एबल टू एक्सपोर्ट गंदम रादर देन इंपोर्टिंग इट। खैर जी, खाने पीने की चीज़ें महंगी होने से किसान तो खुश होंगे, लेकिन आम आदमी प्रॉबेबली शदीद मुतासर हुआ है। हुकूमत पेट्रोल पंप गिराने की भी तैयारी कर रही है। बिजली की कीमतों का मामला भी अभी हल होना है, हुआ नहीं है, होना है। वो भी पेट्रोल और बिजली की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो दीगर एशिया की कीमतें भी सर्टनली बढ़ेंगी। उस पर हर चीज़ पे फिर इफेक्ट आता है, जिससे बहरहाल किसान भी परेशान तो होगा ही। और ज़राई आलात पर टैक्सों में कमी को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ट्यूबवेल का जो पर यूनिट बिजली का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस पर भी किसान परेशान है। लेकिन ज़राई आलात पर टैक्सेस के खात्मे से किसानों को बराह रास्त कोई बड़ा फ़ायदा पहुँचता अपेरेंटली शायद नज़र नहीं आता। अब इसी पे किसानों की राय हम लेते हैं। बिल्कुल, और हमें ज्वाइन किया ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के चेयरमैन महमूद बुखारी साहब ने। महमूद बुखारी साहब, हुकूमत की जानिब से बार बार बताया जा रहा है कि आम किसान इस वक्त इंतहाई खुशहाल हो रहा है और इसे फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है, वारे न्यारे हो गए हैं, तो आप इत्तेफाक करते हैं? पहले तो ये बताएं इन सारी चीज़ों से। पिछले साल जो है फसल वो अच्छी हुई है और उनके रेट्स जो है वो किसानों को बेहतर मिले हैं। कपास के अलावा आप उसमें गंदम ले लें तो उसमें 500 रुपए का इजाफा इन 2 सालों के अंदर हुआ है। आप उसमें मकाई ले लें, आप गन्ना ले लें, उसका रेट भी अच्छा मिला है। और गन्ने का रेट और उसकी जो पेमेंट्स हैं शुगर मिल के हवाले से वो 2020 ऑर्डिनेंस की वजह से किसान को मिली हैं। और जो दीगर फसलें हैं वो भी बेहतर रही हैं, उनमें कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जिनके रेट बेहतर मिले हैं, जिसकी वजह से किसान की जान में जान आई है। इस हद तक तो बात दुरुस्त है। बाकी मसाइल तो बहुत है क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है और इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है अभी।
अच्छा बुखारी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि खाने पीने की अशिया की महंगाई से किसान को बड़ा फ़ायदा हुआ है और अर्बन सेंटर्स से रूरल सेंटर्स में दौलत ट्रांसफ़र हुई है, तो क्या 1100 अरब का फ़ायदा जो बताया जा रहा है ये आपके नॉलेज में भी है? और जब महंगाई होती है तो जाहिर है कि किसान ने भी तो अल्टीमेटली चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो महंगाई से किसान हमारा खुश है या फिर इसी बात से मुतमईन है कि इस महंगाई से उसका फ़ायदा हुआ है? नहीं, इसका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। जो सवाल आपने किया है वो ये है कि जो 1100 अरब की बात हो रही है वो वाकई हमें मिला। मैं उसको एग्जाम्पल दूं कि मिसाल के तौर पे 2 करोड़ और 60 लाख टन गंदम हुई है, तो 500 रुपए पर मन आप उसमें इजाफा डाल दें तो 500-600 अरब यही बन जाता है। फिर जो है वो गन्ने का रेट जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो तकरीबन 80% तो कंट्रोल रेट पे और बाकी 20% में जो है वो किसान को बेहतर रेट मिला है। लेकिन आप इसके मुकाबले में देखें कि इनपुट्स भी महंगी हुई, फिर हमें किसान को ये भी दुश्वारी और परेशानी है। अभी हमारी मुलाकात जो है हुई थी, मैं उस वक्त में शामिल था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ, तो वहाँ हमने अपनी जो मुद्दा है वो बयान किया और उसमें हमने बताया कि DAP की खाद जो है वो उसका रेट 2500 रुपए होना चाहिए और हमने ये बात कही कि जो 1 यूनिट 1 रेट ट्यूबवेल का जो है वो होना चाहिए और किसान को और बहुत सी सहूलतें देनी चाहिए। बुखारी साहब, बाकी बातें तो हो गई, लेकिन किसान खुशहाल हो लेकिन अवाम को सब कुछ मुनासिब दामों पर भी मिले, इसका कोई दरमियानी रास्ता हो तो प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए। क्या सब्सिडी वगैरह ही इसका हल है या कुछ और हो सकता है, कोई और ऑप्शंस भी हैं? अब सब्सिडी जो है वो सबसे पहले तो खाद में मैंने वहाँ मुतालबा किया वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने कि 2500 रुपए की DAP जो इस वक्त 5600 रुपए की है वो 2500 रुपए उसका रेट जो है वो किया जाना चाहिए, जिससे किसान की जो है वो इनपुट्स में कमी आएगी। फिर हमने कहा कि बिजली के रेट्स जो हैं इस वक्त 14-15 रुपए हैं, उनको कम किया जाना चाहिए, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पेस्टिसाइड के हवाले से हमें मसाइल हैं, सीड के हवाले से हमें जो मसाइल हैं, तो अब हमें ये उम्मीद बन चली है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उस दिन बड़ी तसल्ली से हमारी बात सुनी उस मुलाकात के अंदर, और आप ये देखें कि उन्होंने ये वादा किया कि वो किसान के लिए जितनी बेहतरी हो सकेगी करेंगे। थैंक यू। महमूद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी क्विकली टाइम कम है, हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून अतिया करने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इनकरेज इसको इसलिए किया जाता है, ब्लड डोनर्स डे है, कि इससे कई लोगों की ज़िंदगी वाबस्ता होती है। फॉर इंस्टेंस थैलेसीमिया का शिकार बच्चे, नौजवान, बहुत सी फाउंडेशंस हैं, फातमीद हैं, उमैर सना फाउंडेशन हैं और दीगर फाउंडेशंस हैं जो मुल्क में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। सो आप जाइए, खून का अतिया कीजिए और सदका है सर। बिल्कुल, एक दफ़ा ब्लड दें तो ब्लड साफ भी हो जाता है, नया ब्लड आपकी बॉडी में क्रिएट होगा। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे। मास्क पहने और SOPs फॉलो करें।